हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटी थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जेई 2026 के लिए लेके आ चुके हुए हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन करते हो तो यकीन मानो पूरा केमिस्ट्री, मतलब जो भी चैप्टर, जो भी क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो सारे हमने लिख रखे हैं। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यकीन मानिए कि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और मे भी क्वेश्चन 2026 का जो आने वाला है, मे बी 80 to 90% इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाए, या कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट मिले या ना मिले, लेकिन कॉन्सेप्ट पैटर्न फॉर्मेट बिल्कुल मैच खा सकता है। तो इससे एक मेरा ये टारगेट था कि ये क्वेश्चन करते हो तो आपका रिवीजन भी पूरा हो जाएगा, जो भी चैप्टर है, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको सवाल नहीं आता है तो इसके थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट ट्रिक भी सिखा दूंगा कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो सारे ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पूरा रिवीजन के प्रोस्पेक्टिव से और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के प्रोस्पेक्टिव से हमने बनाया हुआ है एनालिसिस करके। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो विच विल शो टॉटोमेरिज्म। तो देखिए, टॉटोमेरिज्म के लिए आपको एक कंडीशन याद होनी चाहिए कि ऐसा कौन सा कंडीशन होता है जहाँ पे टॉटोमेरिज्म शो होता है। तो कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म ये होता है, कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म कि sp2 कार्बन हो। क्या मैंने बोला आपको? sp2 कार्बन होना चाहिए। जैसे sp2 कार्बन, ठीक है, कार्बन या कोई एटम, sp3 कार्बन बगल होना चाहिए, उसके बगल अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो टॉटोमेरिज्म होता है। इन जनरल कीटोन इनॉल टॉटोमेरिज्म मैक्सिमम देखने को मिलता है, जो कि आपको गिवन है यहाँ पे। ठीक है, बाकी अमाइन, इमाइन, अमाइड में भी होता है। और एक एक्सेप्शनल केसेस है। मेन जनरल केस तो सबको पता होता है, एक्सेप्शनल वाला केस क्या है वो मैं लिखता हूँ कि सी डबल बॉन्ड सी, सी, और ये आपके पास मान लो हमारे पास H है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो 1 2 3 4 5, तो अगर आपके पास 3 और 4 पे क्या देखने को मिले, डबल बॉन्ड देखने को मिले। और आपके पास फिफ्थ कार्बन पे, फिफ्थ एटम पे, जो ऐसे ही बनाना, नंबरिंग यही का इसी फॉर्मेट में करना, sp3 दिखे और sp3 से अल्फा हाइड्रोजन दिखे, जो कि आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, तीन तीन हाइड्रोजन है, तो वहाँ पर भी टॉटोमेरिज्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो देख लेते हैं, कलर चेंज करते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप देखो, ये आपके पास कार्बोनिल कार्बन है। इन जनरल मैंने बोला आपको कीटोन में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये क्या है, sp2 है। और इसके बगल आप देखो ये क्या है, sp3 है। और वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी है, दिख रहा है ना, दो दो अल्फा हाइड्रोजन है। हमने एक ही बना, चलो एक और बना दे, दो। तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगा। यहाँ पे होगा कि नहीं, देखो ब्रिज पे तो नहीं होता है, ब्रिज में नहीं देखते, लेकिन यहाँ पे देखो ये sp3 है और ये कार्बोनिल वाला कार्बन है, तो यहाँ पर भी होगा। यहाँ पे देखो होगा कि नहीं, देखो ये वाला अगर देखोगे ये ब्रिज पे हम नहीं देखते हैं, लेकिन इसके बगल में तो sp3 है और अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी होगा। अब ये लास्ट वाला केस देखो, 1 2 3 4 5, वैसे देखोगे तो यहाँ पे आप सिंपली देखो 2 3 3 4 पे आपके पास डबल बॉन्ड दिख रहा है, और फिफ्थ पे आपके sp3 दिख रहा है, फिफ्थ कार्बन पे, तो आपके पास इसमें भी होगा। तो ये टॉटोमेरिज्म का एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको पूरा आइसोमेरिज्म पढ़ना है अगर बेहतरीन तरीके से, फिलहाल ये टॉटोमेरिज्म है। और एक्सेप्शनल केसेस कहाँ पे होता है, कहाँ पे नहीं होता है, कब कौन सा स्टेबल होता है, तो वो भी आपको मैंने यहाँ पे बताया। अच्छा, एक चीज़ याद रख लेना, अमाइड में कंडीशन नहीं फॉलो हो रहा है। NH2 आप देखो यहाँ पे sp2 है स्टिल, और ये sp2 है स्टिल, टॉटोमेरिज्म होता है। तो ये सब वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैंने आइसोमेरिज्म 218 पेज का पढ़ाया हुआ है, 218 पेज का PDF है। हर वैरायटी हर IIT एडवांस, जेई, नीट, सारी वैरायटी के प्रॉब्लम ले रखे हैं। आप अगर इसको देखते हो तो यकीन मानो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। आइसोमेरिज्म का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो ये PDF आपको मिल जाएगा, आप मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन कर लो, जहाँ पे आपको हम प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, टेस्ट कराते हैं, पूरा PDF मिलता है, सब कुछ वहाँ पे हम देते हैं। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन करोगे। और एक क्लासिक वन शॉट का प्लेलिस्ट है अपना, ठीक है, उसको देखते हो तो सारे चैप्टर इस लेवल के हम कराते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये IIT एडवांस का PYQ है। जैसे देखो ये GOC है, इसे GOC एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने हर वैरायटी 4-5 किताबों का मिक्सचर हमने बनाया है। जितने भी एक्सेप्शन होते हैं, जो भी होते हैं, सब कुछ हमने मिक्स किया है। तो कोई भी चैप्टर अगर हम पढ़ाते हैं ना, तो ऐसे ही पढ़ाए हुए हैं। तो क्लासिक वन शॉट का प्लेलिस्ट आप चेक करना, ठीक है। बाकी चलो ये देखते हैं
ये वाला क्वेश्चन कैसे स्टेबिलिटी आपको बताना है। तो देखो स्टेबिलिटी जब भी आपको बताना है तो यहाँ पे कार्बोकैटायन दिख रहा है, कार्बोकैटायन दिख रहा है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं मैं आपको बताता हूँ। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जब भी आपको देखना हो वो डायरेक्ट कार्बोकैटायन लाइक करता है प्लस आई प्लस एम प्लस आई प्लस एम प्लस एच, रेजोनेंस हो रहा है तो स्टेबल होगा, और एरोमेटिसिटी से। लेकिन अब बोलोगे इसमें डोमिनेटिंग कौन होगा, तो सबसे पहले डोमिनेटिंग ऑर्डर एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन और फिर इंडक्टिव देखते हैं। ठीक है, तो ये आता है एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, और रेजोनेंस ही होता है मेसोमेरिक, वो सब आप जीओसी में देखना। ठीक है, तो अब कार्बोकैटायन को प्लस वाले ग्रुप पसंद होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जैसे यहाँ पे देखो ये NO2 क्या लगाता है माइनस आई और माइनस एम लगाता है, और ये आपके पास क्या लगाता है माइनस आई माइनस एम, ये भी लगाता है। फिलहाल के लिए यहाँ पे हम माइनस एम तो दोनों में कॉमन है, हम यहाँ पे इंडक्टिव को अगर सोचते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, तो इंडक्टिव को अगर आप सोचोगे तो देखो इंडक्टिव जो होता है DNP कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। कभी भी आपको इंडक्टिव अप्लाई करना हो DNP मतलब होता है सबसे पहले डिस्टेंस डोमिनेटिंग होता है, फिर नंबर, फिर पावर। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे अगर आप जाते हो तो एक कार्बन के डिस्टेंस, कार्बोकैटायन की साइड से चल रहे हैं हम, एक कार्बन के डिस्टेंस पे NO2 लगाए, और इधर से जाते हो तो 3 कार्बन पे COOH लगाए, तो सबसे ज़्यादा माइनस आई। NO2 कैसा ग्रुप होता है माइनस आई माइनस एम लगाता है, तो सबसे ज़्यादा माइनस आई कहाँ लगेगा, सबसे ज़्यादा यहाँ पे लगेगा। तो अगर सबसे ज़्यादा माइनस आई यहाँ लगेगा तो कार्बोकैटायन तो माइनस आई को पसंद नहीं करता, प्लस आई को करता है, तो कौन ज़्यादा आपके पास स्टेबल हो जाएगा, सेकेंड वाला ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले डिस्टेंस देखना, फिर नंबर देखना कितने नंबर लगे, फिर पावर देखना। ठीक है, और अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम आए तो GOC का मैंने टॉप 100 क्वेश्चन करा रखा है, GOC और आइसोमेरिज्म मिक्स है, आप इसको कर लेना, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी टॉप 100 की प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप जाके देख लेना। ठीक है, सारे स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे हमने कराए हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट भी बताते हैं, ऐसा नहीं कि आंसर बता के बात खत्म कर दिए। ठीक है, तो देख लेना। फिलहाल के लिए यहाँ पे हमने आपको इंडक्टिव की बेस पे आंसर दिया है, एक बार चाहे तो आप AM का भी ऑर्डर देख सकते हैं इसका। ठीक है, AM का ऑर्डर अगर कुछ अलग गिवन हो तो सबसे पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव हमने ये आंसर दिया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ N3 माइनस। तो देखो जब भी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछता है और एटम पूछता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पूछता है, तो इन सब के लिए, या लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन भी पूछता है, तो इन सब के लिए एक ही फॉर्मूला है, मोल मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिसिटी। अगर एटम पूछ रहा है तो एटॉमिसिटी क्या होता है, 3 नाइट्रोजन है तो 3 लिखो, लेकिन यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मोल कितना हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, वेट आपके पास 4.2 गिवन है, और मॉलिकुलर वेट 3 नाइट्रोजन है तो 14 3 जा 42 हो जाएगा। Na को ऐसे रहने दो, और ये Ji का ही PyQ है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, 3 नाइट्रोजन है तो कितना हो जाएगा 15, और एक नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को भी एक ऐड कर लो, ये हो जाएगा 16। तो आपके पास आएगा 0.1 इंटू Na, और ये क्या हो जाएगा 16। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा 1.6 Na हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, लोग क्या गलती करते हैं, लोन पेयर निकाल देते हैं। सवालों को ध्यान से पढ़ना, तो ये सवाल देने का मतलब था कि सवाल को आप ध्यान से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, बाकी ये भी JEE का ही PyQ है। तो ऑक्सीजन ऐसे होता है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6 होते हैं, 2 बॉन्ड बना लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, इसमें एक ही बचेगा, और इसमें 3 लोन पेयर आएंगे, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 8 चाहिए, एक बॉन्ड बना 2 इलेक्ट्रॉन, 6 की ज़रूरत थी तो 2 2 4 2 6। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 तो 12 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन है टोटल।
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और अगर लोन पेयर की अपन बात करेंगे, 2 3 2 5 1 6 लोन पेयर है, ठीक है। तो ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले स्टेरिक नंबर निकालते हैं। स्टेरिक नंबर कैसे निकलता है, देखो हाफ, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको ऐड कर देना, पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस कर देना, और मोनो वैलेंट एटम है हाइड्रोजन या हाइड्रोजन तो उसको ऐड कर देना। अगर इक्वल आता है 2 के तो sp3 के, sp2 4 के, अगर आता है तो sp3, ठीक है 5 मतलब sp3d आता है, ऐसे सो ऑन। और अगर आपको बेहतरीन सीखना है, 234 पेज का पीडीएफ है, केमिकल बॉन्डिंग एकदम भयंकर लेवल का सीखना है तो आप यहाँ पे जाके सीख सकते हैं। सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। मैंने अच्छा केमिकल बॉन्डिंग मैंने पूरा 0 से पढ़ा है, 11 लेक्चर हैं, और आप पढ़ लोगे तो ज़िंदगी में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन दिखा देता हूँ और कहाँ पे कब क्या होता है। तो ये स्टेरिक नंबर है, ये इतने आते हैं तो आपके पास ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। ये कुछ स्पेशल वाले हाइब्रिडाइजेशन है, जैसे रेडिकल का। तो कब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, CF3 में sp3 होता है, बाकी में sp2। तो ये आप पढ़ लेना इसको। और बात आती है ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस होता है, तो याद रख लेना शेप में लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलो इसको हम निकाल लेते हैं 1 बाय 1। तो यहाँ पे अपने पास आयोडीन है, यहाँ पे अपने पास ये है। तो इसका हम स्टेरिक नंबर अगर निकालेंगे तो स्टेरिक नंबर आ जाएगा हाफ, और अपने पास ब्रोमीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, और फ्लोरीन है मोनोवैलेंट तो 7। तो ये आ जाएगा 5 के बराबर आ जाएगा। अच्छा लोन पेयर का भी ट्रिक याद रख लो, ये आपके पास 5 मतलब हो जाएगा, 5 मतलब हो गया sp3d हो गया, ठीक है। और लोन पेयर अगर सेंट्रल एटम का निकालना हो तो ये भी ट्रिक सीख लो, जो भी हाइब्रिडाइजेशन आता है उसको साइड एटम में माइनस कर लो। तो कितने लोन पेयर आएंगे, 2 लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम आएंगे, ठीक है। तो 2 लोन पेयर सेंट्रल एटम पे आ गए तो अगर sp3d होता है तो ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडियल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडियल कैसे बनता है मैं आपको बना के दिखाता हूँ। BF3 और BF3 2 लोन पेयर को ऐसे दिखाओ। अगर एक लोन पेयर है तो ये जो T बन रहा है ना वहाँ पे लगाना, एक है तो यहाँ पे लगाना, 2 है तो यहाँ पे लगाना। तो अब देखो अगर शेप की बात करें तो ये लोन पेयर को मत देखो, तो ये क्या दिख रहा है, T जैसा दिख रहा है। तो शेप अपने पास क्या हो जाएगा, शेप अगर देखोगे तो T शेप हो जाएगा, उसमें लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करना। और ज्योमेट्री अगर देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBP। I3 माइनस का कैसे निकालोगे स्टेरिक नंबर, तो इसको ऐसे लिखो पहले। देखो ये गुमराह कर रहा है, IT एडवांस में पूछा गया था I2 माइनस ऐसे ब्रेक करके। तो आयोडीन वाला हो गया, सेंट्रल एटम एक हो गया, तो स्टेरिक नंबर निकाल लो। स्टेरिक नंबर कैसे निकालोगे, 1/2 7, एक नेगेटिव चार्ज है प्लस कर लो, और 2 आयोडीन मोनोवैलेंट, तो ये भी आपके पास 10 मतलब 5 मतलब sp3d आ गया। लोन पेयर निकालोगे तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है। और 3 लोन पेयर आ गया तो ये लीनियर हो जाएगा। तो I 3 लोन पेयर को कैसे दिखाओगे, एक लोन पेयर इधर, 2 इधर और 2 इधर, तो शेप इसका लीनियर हो जाएगा। और ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडियल हो जाएगा। शेप इसका क्या हो जाएगा, शेप लीनियर दिख रहा है। लोन पेयर को नहीं काउंट करना, देखो लीनियर दिख रहा है पूरा स्ट्रेट लाइन में, और ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडियल, ठीक है। तो ये रहा सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा आपके पास ये, तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको इसको बताना है। तो देखो भाई ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको इसका बताना है तो सबसे पहले डाइथायोनेट है, आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो सल्फ़र सल्फ़र, अब कैसे पता होता है किसमें सल्फ़र सल्फ़र बॉन्ड है, किसमें कौन सा है, तो ये आपको ट्रिक बताया गया है रेडॉक्स में, ठीक है। यहाँ पे ये O पे नेगेटिव और यहाँ पर O पे नेगेटिव आएगा, ये आपके पास था। तो यहाँ पे मैंने रेडॉक्स में पूरा आपको ट्रिक टेक्निक बताया है। ये सारे NCERT की एग्जाम्पल है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर आपको आना चाहिए, ठीक है।
स्ट्रक्चर देखो, कब आपके पास SOOS लिंकेज होता है, कब कौन सा लिंकेज होता है, परऑक्सी लिंकेज होता है कि नहीं होता है, ये वहाँ बताया गया। अच्छा, ये एक ट्रिक एंड ट्रिप के नाम से प्लेलिस्ट है, ट्रिक एंड टिप्स। उसमें जो भी ट्रिक बताई गई हैं कहीं पर फेल नहीं होते हैं। मतलब अगर आप उसको देखते हो ना, तो यकीन मानो 15 मिनट 10-10 मिनट की वीडियो में 2-2 दिन की मेहनत लगी है, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जो भी टॉपिक वहाँ कराया गया है, ऐसा नहीं कि आप 2 क्वेश्चन के बाद कहीं जाके उलझ जाओगे, नहीं, वो एक्सेप्शन को इंक्लूड करके बनाया गया है। ठीक, तो फिलहाल के लिए चलो इसका निकाल लेते हैं अपन, बाकी तो निकालते रहेंगे। तो देखो यहाँ पे इस पे तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जब आपके पास सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है तो वहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो, 4। अब देखो ऑक्सीजन वाले पे इस पे 2 बॉन्ड है तो -2, और इस पे सल्फर पे +2। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर माइनस लगाना, यहाँ पर -2 और ये +2, और इस पर क्या हो जाएगा -1, और इस पर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। सिमिलरली इधर भी आ जाएगा ऐसे ही। तो इन सभी पे +2 प्लस सल्फ़र पे +2 +1 टोटल कितना हो गया +5। ये भी आपके पास कितना हो जाएगा +5। तो टोटल आपके पास सभी सल्फ़र पे निकाल दिया हमने 4, +5 0 0 +5। तो आप जेई का नया ट्रेंड है तो बोलेगा चारों सल्फर्स की इसकी वैल्यू x y z बता दो, x + y + z की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, तो आप बता पाओगे। ये रिसेंट ट्रेंड है, इंटीजर टाइप में दे देता है। चलो ये वाला देखते हैं, ऑर्गेनिक। अब देखो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे 2 ग्रुप है आपके पास, एक कीटोन है और एक आपके पास एस्टर है। और अगर कीटोन एस्टर NaBH4 से रिएक्शन करते हैं तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। किसको फास्ट रिड्यूस करेगा, कीटोन को। ठीक है, तो कीटोन को ये सिंपली अल्कोहल में चेंज कर देता है। NCERT का क्वेश्चन है, आपको यही डिसाइड करना था कि यहाँ पे रिड्यूस कौन होगा, एस्टर या कीटोन। तो एस्टर रिड्यूस होता है। ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए ऑर्गेनिक एक नाम का प्लेलिस्ट है, ऑर्गेनिक 0 से पढ़ो। कभी किसी को ऑर्गेनिक नहीं समझ आई तो वहाँ पे जाके देखो, आपको ऑर्गेनिक में मज़ा आने लगेगा। ठीक है, कैसे पढ़ी जाती, सबसे पहले बेसिक ऑर्गेनिक, फिर आइसोमेरिज्म, फिर जीओसी, फिर कोई भी चैप्टर पढ़ो, आपको समझ आएगा। तो देखो फाइंड x + y। तो x क्या है 3p रेडियल नोड, और y क्या है टोटल नोड। तो देखो जो रेडियल नोड होता है और टोटल नोड होता है वो फॉर्मूला याद हो। रेडियल नोड क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, n - l - 1। और जो एक एंगुलर नोड होता है उसको भी आप जानते रहो, एंगुलर नोड वो होता है L होता है। और जब टोटल नोड आप निकालोगे तो 3 सम कर दो, टोटल नोड क्या हो जाएगा n - l - 1 + l। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, n - l के। अब चलो आप निकाल लो, यहाँ पे आपको गिवन है 3p के लिए, तो यहाँ पे n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो आगे लिखा होता है 3, और l की वैल्यू आप निकाल लोगे, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये पता है ना, S P D F। L की वैल्यू क्या होती है 0 1 2 3। ठीक है, याद रखो। तो यहाँ पे रेडियल नोड अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा n - l n - l - 1 n3l - 1, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और अगर हम 4D के लिए टोटल नोड निकालते हैं, 4D के लिए, तो टोटल नोड क्या होता है यहाँ पे n - 1 होता है, n - 1 होगा ना, n - 1। तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, और हो गया, n की वैल्यू चाहिए 3 है, और x + y निकाल दिया, आपके पास क्या आ गया, ये y आ गया, और ये आपके पास x आ गया। और x + y करोगे तो क्या आ जाएगा x1 y3, टोटल आ जाएगा 4। तो इंटीजर टाइप में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास रहा ये बेहतरीन क्वेश्चन, वन ऑफ द बेहतरीन। देखो समझना भाई, ये क्वेश्चन से आपका पूरा क्वांटम नंबर हिल जाएगा, है ना। देखो n = 2, तो n = 2 के लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से n - 1 तक होती है वैल्यू, 0 to n - 1। तो ये क्या हो जाएगा 0 1 हो जाएगा, 2 - 1 मतलब एक ही लोगे इसको 0 1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा s, और ये हो जाएगा p। यही पढ़ा अभी तक। जो m की वैल्यू होती है वो होती है -el to +el होता है। तो अगर 0 के लिए आप देखोगे तो ये m की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 के लिए 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पे p के लिए देखोगे तो -1 to
+1 हो जाएगा। तो -1 से +1 मतलब क्या, -1 0 1। तो ये यम यहाँ पे 0 आया तो मतलब एक ही ऑर्बिटल है, 0 मतलब यस, और 3 आया तो मतलब इसमें 3 ऑर्बिटल है। ऑर्बिट ऑर्बिटल में डिफरेंस होता है, ऑर्बिटल है डब्बे। तो एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। जो ऐसे इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, और जो ऐसे इलेक्ट्रॉन भरा जाता है उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पर भी तो आप ध्यान से देखो, कंडीशन दे रखा है कि आपको क्या लेना है, एस इक्वल टू -12 लेना है, और एम एस ऑर्बिट कौन लेना है, 0। तो ऑर्बिट आपको ये लेना है, इसमें भी कौन सा लेना है, एक ही इलेक्ट्रॉन लेना है, मतलब +12 वाला। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें लेना है, और एक आपको ऑर्बिट यहाँ पे m है 0, मतलब एक इसको लेना है और एक इसको। तो मतलब आपको माइनस वाला लेना है, तो यहाँ पे माइनस वाला ये हो गया, और यहाँ पे ये माइनस वाला जो ऐसे ये हो गया। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2, टोटल इलेक्ट्रॉन 2 आ जाएंगे, जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग। तो ये आंसर था भाई, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन था, याद रखना, आईटी एडवांस में भी ये पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, डाइल्यूट बेस लिया गया है। तो कभी भी अगर आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन हो और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो और सामने आपको गिवन हो डाइल्यूट बेस, तो बेस का काम है मोसेस्डिक एच खाना, एच को खाएगा, ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये एच को खाया, और यहाँ पे जैसे ही एच को खाया तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव आया तो यहाँ पे ये बना लेगा इनोलेट। इनोलेट कैसे बनता है, ये नेगेटिव इधर जाएगा, डबल बॉन्ड उठ के इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो गया ये O नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड इधर आ गया। अब ये 2 मॉलिक्यूल लिया जाता है, एल्डोल जब भी पढ़ते हो वहाँ पे 2 मॉलिक्यूल होते हैं, तो आपके पास एक मॉलिक्यूल और बना लो जो था, और वहाँ पे क्या होगा, ये वापस आता है और ये वाला कार्बन अटैक कर लेगा इसके, ये वाला कार्बन, और ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ये ऐसे, और वहाँ पे वो नेगेटिव वापस आया था, और ये वाला कार्बन अटैक, इसको एक नाम दो, तो ये हमने इसको एक नाम दिया है, और वो अटैक कर लिया कहाँ पे, दूसरे वाले पे, कार्बोनिल पे। तो ये अपने पास ऐसे, और ये ऐसे ऐसे, हम बताते हैं ऐसे, और ये ऐसे। तो यहाँ पे जैसे ही अटैक किया तो वहाँ पे वो वाला बॉन्ड टूटा था, तो उस पर आ गया नेगेटिव। जैसे ही नेगेटिव आया तो यहाँ पे वाटर आता है, हमेशा यही मैकेनिज्म फॉलो करना है एल्डोल में। ये आपके पास एच ले लेगा, तो जैसे ही एच लिया तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बना ऐसा, ये, और यहाँ पे ये यहाँ पे आ जाएगा OH। अब ये आपके पास एल्डोल प्रोडक्ट होता है। यहाँ तक ये अगर जब तक हीटिंग नहीं की हो तब तक वो एल्डोल होता है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ये अल्फ़ा ये बीटा। लेकिन अगर इसको हीट कर देते हो तो वो कंडेंसेशन प्रोडक्ट देता है। और यहाँ पे मैकेनिज्म कौन फॉलो होता है, E1CB मैकेनिज्म होता है, ये भी याद रख लेना। डिटेल तो मैं एल्डोल के क्वेश्चन कराए हूँ, सर्च कर लेना, एल्डोल बाय आई थिंकिंग 10 वैरायटी क्वेश्चन कराए हैं, उसे करने के बाद आपको एल्डोल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये जो एच है और OH ये बाहर हो जाएगा, मतलब -H2 यहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, और बाहर क्या हट जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये आपके पास ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आपके पास बन गया। यही होता है एल्डोल का प्रोडक्ट, ठीक है। तो याद रख लेना, एल्डोल के लिए कंडीशन अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए, डाइल्यूट बेस गिवन होना चाहिए, ठीक है। तो इसका ट्रिक भी बताया, आप वहीं पे देख लेना। नेक्स्ट, विच विल गिव हैलोफॉर्म टेस्ट। तो हैलोफॉर्म टेस्ट देने के लिए आपके पास कुछ कंडीशन है, कीटोन है अगर और उसके पास मिथाइल ग्रुप है तो वो देगा, मतलब कीटोन ऐसा है, R ले लो, CH3 ग्रुप जरूर होना चाहिए, तो वही हैलोफॉर्म टेस्ट देता है। तो यहाँ पे देखो CH3 ये देगा, यस देगा, ये देगा, यहाँ पे CH3 है, ये भी देगा। ये अल्कोहल है, तो अल्कोहल को आप क्या करते हो, सबसे पहले ऑक्सीडाइज कर देते हो, ऑक्सीडाइज करके कीटोन बनाया करो जब भी अल्कोहल गिवन हो, और फिर जाके आप देखा करो। तो वहाँ पे मिथाइल है, ये तो नहीं देगा भाई, ये देगा, ये भी नहीं देगा। यहाँ पे देखो दोनों साइड इथाइल इथाइल लगे हुए हैं,
ये देगा तो इसको पहले ऑक्सीडाइज करो। 2 डिग्री अल्कोहल हमेशा कीटोन बनाएगा, कीटोन ऑक्सीडाइज किया, कीटोन बनाया, अब ये देगा, यस ये देगा CH3, तो ये देता है, ठीक है। तो याद रख लेना, ये आपको देगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विल गिव लूकास टेस्ट। तो देखो लूकास टेस्ट की भी कहानी आपको बता ही देते हैं, अभी इतना कुछ बताया तो देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। लूकास रिएजेंट क्या होता है याद रख लो, कॉन्सनट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। तो यहाँ पे जो आपके पास मिलता है RCl, ठीक है, ये आपके पास आफ्टर लॉन्ग टाइम वाइट PPT मिलता है, बहुत समय बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम वाइट PPT ऑब्जर्व्ड होता है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल, ये अल्कोहल ले रहे हो आप, ठीक है, और यहाँ पे अगर लेते हो सेम रिएजेंट तो RCl जो होगा वो 5 से 10 मिनट लेगा वाइट PPT देने में। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल लेते हो तो RCl जो आएगा ये इंस्टेंट वाइट PPT देगा, वाइट टर्बोडिटी बोल लो। तो इससे हम टेस्ट कर लेते हैं। 2 डिग्री 3 डिग्री देगा, तो ये 2 डिग्री है, ये देगा, ये अल्कोहल OH के बगल वाला कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है वही होता है डिग्री, ठीक है। तो बेसिक ऑर्गेनिक का पार्ट है, ये कितने डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री है, ये भी देगा, ये देगा, ये 1 डिग्री है, ये नहीं देगा, ये देगा, ठीक है। तो याद रख लेना, ऑप्शन में केवल 3 डिग्री हो तो 3 डिग्री को लगाना, ठीक है। 3 और 2 हो 3 को लगाना, एक ही सिंगल ऑप्शन हो तो। अब देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे अल्फ़ा H ही नहीं है, बाकी सब एल्डोल वाली कहानी हो रही। तो अगर अल्फ़ा H नहीं होता तो वहाँ पे क्या होता है, कैनिजारो रिएक्शन होता है, कैनिजारो रिएक्शन। और कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है ये समझो आप। कैनिजारो रिएक्शन यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, क्योंकि अल्फ़ा H नहीं है तो ये अटैक कर लेगा, है ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा। ज्यों ही बॉन्ड ओपन हुआ, और ये भी 2 मॉलिक्यूल होता है, अंडरस्टूड होता है, ज्यों ही ओपन हुआ वहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे आ गया आपके पास OH आ गया, ठीक है। अब मेन मज़े की बात तो अब है कि आपके पास फिर से ये बचा हुआ 2 मॉलिक्यूल था, अब यहाँ पे है D, ये वापस आएगा। तो मज़े की बात है, ये टूटेगा या ये टूटेगा, तो जो कमज़ोर होगा वो टूटेगा। कमज़ोर कौन है, तो कमज़ोर जो होता है ना वो होता है, यही बात तो यहाँ पे आपको सिखानी थी, जो एनर्जी होता है वो होता है CD का ज़्यादा होता है। तो टूटेगा कौन, ये टूटेगा, तो ये वाला टूटेगा, और जैसे ही टूटेगा ना तो ये H- टूटा, H- ये टूटा, ये नेगेटिव, और ये जाके यहाँ पे अटैक कर लेगा और ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, देखो HC, वहाँ पे आ गया नेगेटिव, और यहाँ पे गया D, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, H जाके जुड़ गया, और बाकी यहाँ पे क्या पुराना वाला कंपाउंड तो आपके पास था ही, पुराना वाला कौन, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे D। अब सबसे मज़े की बात फिर से है ना, ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव क्या कर लेगा, इससे H ले लेगा, जो ही H ले लेगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, HCOH, D हो जाएगा, और यहाँ पे H आ जाएगा। और जिससे H लिया है वहाँ पे क्या हो जाएगा, O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OD, और नेगेटिव को काउंटर करने के लिए Na पॉजिटिव आ जाता है। तो यही एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनता है, एक रिड्यूस प्रोडक्ट। तो ये अल्कोहल रिड्यूस वाला बन गया प्रोडक्ट, और जो सॉल्ट ऑफ एसिड है वो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये है, तो ये क्या करेगा, साइनाइड आपके पास है, तो ये यहाँ पे SN2 रिएक्शन हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो SN2 रिएक्शन ये अटैक करेगा यहाँ, ये इसको मार के बाहर निकाल दिया। आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आया CN, और CN H3 अगर देते, H3O प्लस, बेसिकली कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, या 2 वाटर के मॉलिक्यूल लिखा है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मैं चलो दे देता हूँ। अगर सिंगल वाटर है तो अमाइड बनाना, कंप्लीट है तो साइनाइड को एसिड बना देना, ठीक है, साइनाइड को डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट कर देना, ये चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, KMnO4 ऑक्सीडेशन करता है और अलाइल पोजीशन पे ऑक्सीडेशन करता है। तो बेंजीन के जस्ट बगल वाले कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है,
जहाँ पे आप येलो कलर से मैंने दिखाया है, तो वहीं पे बेंजोइक मतलब COOH को जोड़ देता है, बात ख़त्म। तो ये तो हमने सेम ही बनाया, बाकी जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ पे COOH और COOH। 3 डिग्री अगर आपके पास है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा। जैसे मान लो हमने ये बना दिया बेंजीन, तो इसका कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा अगर सेम रिएजेंट दिया जाए तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। O3 जिंक IIT एडवांस में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सबसे पहले इसको ब्रेक करना। O3 जिंक, जिंक है तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, मतलब डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों साइड ऑक्सीजन जोड़ दो, तो यही होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव मतलब एल्डिहाइड को एल्डिहाइड ही रहने देना है, और ऑक्सीडेटिव मतलब होता है लफड़ा, वहाँ पे एल्डिहाइड को एसिड में बना देना। अब आपको दूसरे स्टेप में गिवन है बेस प्लस हीट। बेस हीट आ गया मतलब एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल मतलब अल्फ़ा H की से दिख गया है, यहाँ पे देखो ये H दिख गया है। तो अब मैं ट्रिक से प्रोडक्ट आपको बनाने जा रहा हूँ। ट्रिक से कैसे बनाते हैं, देखो जो भी आपके पास ये दिख रहा है, ठीक है, ये हाइड्रोजन, तो मैं इसको यहाँ से ट्रिक से, अब ट्रिक भी सीख ही लो, यहाँ पे मैकेनिज्म तो आपको सिखाया, अब ट्रिक देखो। तो जो भी अल्फ़ा या हाइड्रोजन है ना, उसको आप दिखा के लिखो, मेरा कहना है उसको आप दिखा के लिखो। और यहाँ पे क्या था, कीटोन था, इसको भी हमने सॉरी एल्डिहाइड था, उसको भी हमने ऐसे करके लिखा। तो देखो अल्फ़ा H यहाँ पे था, ये दिखा दो, और ये आप इसको डायरेक्ट इसको गायब कर दो, बस यही हो गया, एल्डोल प्रोडक्ट डायरेक्ट आ जाएगा। कितने मेंबरिंग बन रहा है, 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर आप रिंग बना लो, 1 2 3 4 5, और 1 पे आप 5 पे आपको एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, तो 5 पे एल्डिहाइड लगा लो, और 1 और 5 के बीच में जहाँ से गायब की हो वहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ से गायब की हो ना, यहाँ से, तो यहाँ से और इसके बीच में डबल बॉन्ड ओके गायब की हो, बस बन गया डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो ये भी बनाना ज़रूरी है आपको सीखना ट्रिक। अब ये है अमोनिया का डेरिवेटिव है और सामने कीटोन है, तो यहाँ से आप सीधे इसको गायब करके डायरेक्ट आप जोड़ लो। यहाँ पे यही बात सिखानी थी, अमोनिया का डेरिवेटिव मतलब डबल बॉन्ड N, और आपके पास जैसे जो था वैसे ही लगा लो, ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कभी भी अगर गिवन है ऐसे, तो एक आपको मैं देता हूँ, आप कमेंट करके बताना आपसे बना या नहीं बना। ये है और यहाँ पे H2N सामने PH है, ठीक है। तो आप स्टॉप करके बनाओ, और करेक्ट हुआ तो सही बोलना। तो इसको गायब करना, इसको यहाँ पे ये बना देना, क्या हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पे N और यहाँ पे PH, ठीक। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये PBr3। तो ये होता है HVZ रिएक्शन। कैसे पहचाना मैंने, कभी भी एसिड के बगल में हाइड्रोजन गिवन हो, एसिड के बगल में अल्फा हाइड्रोजन, और सामने आपको सामने हैलोजन हो, हैलोजन में भी स्पेशली कौन सा, या तो Cl2 या तो Br2 हीट के साथ गिवन हो या वाटर के साथ, तो अल्फ़ा पोजीशन पे आपको क्या जोड़ लेना है, अल्फ़ा पोजीशन पे हाइड्रोजन को जोड़ लेना है। यही होता है HVZ रिएक्शन, अल्फ़ा पोजीशन पे Cl। लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ Br है, यहाँ ब्रोमीन जोड़ते हैं, तो हाइड्रोजन जो यहाँ पे हो उसको जोड़ते हैं। यही बात यहाँ पे सिखानी थी आपको, जो यहाँ पे होगा उसको जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, धोखा हो जाता है, तो इसलिए मैंने धोखा से आपको बचाने के लिए ये सारे क्वेश्चन लाए हैं। मान लो OH लिखा गया है, और यहाँ पे आपको क्या लिखा होता, वही है PCl3, और यहाँ पे Br2, तो आप कौन सा जोड़ते, ये ब्रोमीन जोड़ते जो यहाँ पे लिखा है। अल्फा हाइड्रोजन तो है ही, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये पोजीशन पे C और यहाँ पे Br, C डबल बॉन्ड O और OH जुड़ेगा, ठीक है। तो ये याद रख लेना, HVZ रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। तो कभी रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन पूछता है, तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड को गायब करो, कार्बन आयन बनाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड को गायब करो, कार्बन आयन बनाओ, इसको गायब करो, कार्बन आयन बनाओ। अब कार्बन आयन जितना ज़्यादा स्टेबल, कार्बन आयन जितना ज़्यादा
स्टेबल रेट उतना, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन उतना फास्ट होगा, उतना ज़्यादा होगा। तो कार्बन कौन ज़्यादा स्टेबल है? यहाँ पे ये देखो, ये क्या है, -I -M है, ये क्या है, -I, और यहाँ क्या है, रेजोनेंस है। ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, ये आपके पास C है। तो पता है आपको रेजोनेंस सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। रेजोनेंस तो सबको पसंद होता है, कार्बन आयन कार्बोकैटायन, तो C हो जाएगा। उसके बाद -I और -M कौन लगाता है, NO2, वो ज़्यादा पसंद है A, फिर B होता है। तो ये आपके पास ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। अब एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, तो अगर एसिडिटी निकालना है तो कोई एसिड है उसमें से सबसे पहले आप क्या करते हो, H+ रिमूव करते हो। ये कार्बन आयन बना जो कि एक कॉन्जुगेट बेस होता है। अब ये कार्बन आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा, यही कॉन्सेप्ट है। और एसिड स्ट्रांग तो Ka वैल्यू ज़्यादा, K वैल्यू ज़्यादा तो pK वैल्यू कम। तो यहाँ पे कार्बन आयन तो ऑलरेडी बनाया है, आपको केवल चेक करना है स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी कौन ज़्यादा है भाई, तो यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल है, नेगेटिव चार्ज के पास बगल में वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है तो ज़्यादा डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होता है। और यहाँ पे केवल -I लग रहा है, तो इसलिए ये वाला ज़्यादा स्टिक और ज़्यादा स्टेबल होगा, याद रखना इसको, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, बताओ, NCERT का बहुत ही फेमस क्वेश्चन, ये मतलब कराया जाता है, कौन ज़्यादा स्टिक है, आप कमेंट करके बताओ। स्टॉप कर लो, कमेंट करो। अब आंसर देखो, ये वाला ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है और यहाँ पे 5 नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है, इसलिए इक्विवेलेंट ज़्यादा स्टेबल हुआ, इसलिए वो ज़्यादा स्टिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो कार्बन आयन को क्या पसंद होता है, -I -M रेजोनेंस। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, मैं इसको बना लेते हैं Cl, तो इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरा एग्जांपल है वहाँ पे कार्बन फिर Cl है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे नो वैकेंट डी ऑर्बिटल कार्बन है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, फर्स्ट वाला, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब ये फेमस क्वेश्चन है बेसिक स्ट्रेंथ का, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बेसिक स्ट्रेंथ वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर अवेलेबिलिटी ऑन नाइट्रोजन एटम, लोन पेयर अवेलेबिलिटी ऑन नाइट्रोजन एटम। और हमेशा याद रखना है लोकेलाइज्ड लोन पेयर ज़्यादा बेसिक होता है डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर से, डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है, ये भी आप याद रखना। तो देखो ये लोन पेयर तो क्या है, ये लोन पेयर आप देखो ये लोकेलाइज्ड है, लोकेलाइज्ड मतलब लोन पेयर में नहीं जा रहा है, ये भी आपके पास लोकेलाइज्ड है। ये वाला लोन पेयर क्या है, डीलोकेलाइज्ड है, और ये वाला भी लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड है। अब बेसिसिटी चेक करो, ये वाला लोन पेयर कहीं ना कहीं sp3 है, ठीक है, एकदम मतलब नाइट्रोजन एटम, और यहाँ पे ये सब कार्बन पे आप sp2 देख रहे हो, sp2 कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, मतलब -I ऑर्डर देखोगे तो सबसे ज़्यादा sp2 फिर sp3, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी थोड़ा कम होगा, तो ए वाला सब ज़्यादा बेसिक फिर बी वाला। अब डीलोकेलाइज्ड में कैसे चेक करोगे, सी वाला एनिलीन होता है फिर डी वाला होता है, तो याद रख लेना ये ऑर्डर, एनिलीन और पायरॉल में दिक्कत हो सकती है, लास्ट वाला पायरॉल है, तो ये याद रख लेना, ये भी जेई में पूछा गया है। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ, तो एक क्वेश्चन में सब कुछ निपटा दूंगा। ट्रिक बताता हूँ, अगर 14 इलेक्ट्रॉन है, बाकी आप वहीं केमिकल बॉन्डिंग में चेक करना है, ट्रिक एंड टिप्स वाले प्लेलिस्ट में जाना, 10-10 मिनट की वीडियो देखोगे सारे कुछ क्लियर हो जाएंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना, यहाँ पे 3 ही होता है, 14 इलेक्ट्रॉन है 3, अब 15 इलेक्ट्रॉन है तो 0.5 घटाते जाओ, 2.5, 16 इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो जाएगा 2, 17 इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो जाएगा 1.5, सो ऑन, ऐसे 20 तक जाना। 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सॉरी 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.5, 2.5, और 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ये 2, और 11 इलेक्ट्रॉन
तो 1.5 10 इलेक्ट्रॉन तो आपके पास 1 हो जाएगा। बाकी 1 to 10 इलेक्ट्रॉन के लिए वो भी होता है। और जो बॉन्ड ऑर्डर होता है याद रख लेना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के, और इन्वर्सली होता है बॉन्ड लेंथ के। ठीक है, तो इनके लिए आप निकाल लो जो गिवन है, O2 प्लस O2 और B2 कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन निकालो। O2 प्लस मतलब 15 इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल लो, 15 मतलब 2.5, 16 मतलब 2 और ये 1। तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया, तो बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ सब आप निकाल पाओगे उससे। ठीक है, तो वहाँ से आप निकाल लो क्या हो जाएगा। तो बॉन्ड एनर्जी जो हो जाएगा वो वही हो जाएगा, यही ऑर्डर हो जाएगा। ये आपके पास बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड ऑर्डर हो गया, और बॉन्ड लेंथ यहाँ पे लिख देता हूँ, जस्ट रिवर्स कर देना, बॉन्ड लेंथ ऐसे रिवर्स कर देना। ठीक है, अच्छा आप ये भी याद रख लो, अब बता ही देता हूँ आगे। अगर 1 to 9 इलेक्ट्रॉन की बात हो, तो अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5, इवन इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हो, तो बॉन्ड ऑर्डर 1, और 4 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, और 0 होता है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन जो है याद रख लेना। डेसिमल अगर बॉन्ड ऑर्डर है तो पैरामैग्नेटिक, नॉन डेसिमल है तो डायमैग्नेटिक, और अगर 16 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। सब कुछ ही बता दिया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम का, तो इक्विलिब्रियम का है भाई, तो पहले इक्वेशन में K1 दे रखा है आपको, इसमें पूछा है, तो पहले इक्वेशन को रिवर्स करो। अगर K2 आप निकालते हो तो पहले वाले को रिवर्स किया गया है, रिवर्स मतलब उल्टा, और उसके बाद हमको क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो इसको उल्टा किए तो 2 पहले से था, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता है, पावर में लग जाता है बस। तो 1/8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/64, आंसर आ गया। ठीक है, उल्टा करने पे 1 हो जाता है, मल्टीप्लाई करने पे पावर में चला जाता है, ये याद रख लेना। मैं ये बोल रहा हूँ, आई होप आपको पता है। बाकी इक्विलिब्रियम भी पढ़ा है मैंने फुल, वो देख लो। अब देखो यहाँ पे pH निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। ठीक है, तो यहाँ पे आप माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आपको दे रखा 10⁻⁸ मोलर, तो ये 8 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, ये एसिड है, एसिड का pH हमेशा कितना होता है, एसिड का pH <7 होता है, 8 कहाँ से होगा, तो ये गलत है। तो कभी भी अगर नोट करके लिख लेना, H+ का कॉन्सेंट्रेशन जैसे कि वहाँ पे क्यों <10⁻⁻6 है या इक्वल है, तो pH ऑलवेज, pH जो होगा वो हमेशा 6 to 7 के बीच में होगा, इतना। तो इसका जो pH आएगा, जब नेट H+ निकालोगे तो कितना आता है पता है, जो pH H+ गिवन है उसको लिखो, और एक वैल्यू आप लिखो 10⁻⁷, ये वाटर से आता है। अब जाके pH निकालोगे ये वैल्यू पुट करके तो 6.9 समथिंग आएगा। तो मैं कहूँगा ऐसे वालों को याद रख लो, ऑलवेज इनका pH 6⁹ के आसपास ही आता है, ऑप्शन चेक करके बता सकते हो। तो ये रहा सारे क्वेश्चन, बाकी आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करना। ठीक है, गेस्ट पेपर भी है, सब कुछ है, टॉप 100, टॉप 50, क्लासिक 1 शॉट, जैसा रहा आप बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।